नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में बात होगी राहुल गांधी के दौरे को लेकर हरियाणा में हो रहे रण की, क्योंकि राहुल गांधी की पंजाब में चल रही ट्रैक्टर रैली कल हरियाणा में एंट्री करेगी। और खास बात यह है कि सीएम सिटी करनाल में उनकी यह रैली खत्म होगी, यानी सीएम मनोहर लाल के गृह क्षेत्र में राहुल गांधी किसानों को लेकर सीधी हुंकार भरेंगे। हालांकि पहले राहुल गांधी की एंट्री पर गृह मंत्री अनिल विज ने कह दिया था कि उन्हें हरियाणा में दाखिल नहीं होने देंगे, लेकिन अब सरकार के सुर बदल गए हैं। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली आ सकती है, लेकिन माहौल खराब किया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की एंट्री होगी या नहीं। अगर हुई तो बीजेपी में खलबली जरूर मचेगी। आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। पंजाब के बाद अब राहुल का हरियाणा दौरा। हरियाणा में भी राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली। हरियाणा में राहुल गांधी की एंट्री पर सवाल। सीएम मनोहर लाल का राहुल पर सीधा वार। हरियाणा का माहौल नहीं करने देंगे खराब। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अपने हाथ में न लें तो हमको कोई आपत्ति नहीं इस प्रकार के करके। क्या राहुल की हरियाणा में होगी एंट्री? 6 अक्टूबर यानी मंगलवार, जब पंजाब के बाद राहुल गांधी की एंट्री हरियाणा में होगी। राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली पंजाब बॉर्डर से कुरुक्षेत्र के पिहोबा में एंट्री करेगी, जहां कांग्रेस ने राहुल की ट्रैक्टर रैली की तैयारी पूरी कर ली है। तो दूसरी तरफ सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अगर राहुल गांधी झुंड बनाकर माहौल खराब करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात करने का अधिकार है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। केवल वातावरण को खराब ना करें और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अपने हाथ में न लें तो हमको कोई आपत्ति नहीं इस प्रकार के करके। अगर वो झुंड बना करके यानी पंजाब की ओर से कोई बड़ा प्रोसेशन लेकर के आएंगे तो वो नहीं, उनकी अपनी यात्रा है, वो हरियाणा के लोगों को साथ लेकर यात्रा करते हैं तो हमको कोई आपत्ति। कोरोना की वजह से जिस प्रकार की परिस्थितियां पूरे देश में बढ़ी हुई हैं, ऐसे में बड़ी भीड़ इकट्ठी करना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना काम है। हालांकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा हरियाणा में निकल कर ही रहेगी। नहीं, कोई रोक नहीं सकता भाई। कैसे रोकेंगे? ये प्रजातंत्र है, कैसे रोक सकते हैं? कोई मतलब यहाँ पे कोई अफरा तफरी फैलाने आ रहे हैं, किसानों की आवाज उठाने आ रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी की पंजाब में ट्रैक्टर यात्रा चल रही है और जब हरियाणा पहुंचेगी तो यहाँ का सियासी पारा अचानक बढ़ जाएगा। वजह साफ है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो भला वो कृषि कानून पर अपना विरोध कैसे सहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राहुल गांधी अभी पंजाब में है और उनकी ट्रैक्टर रैली चल रही है, लेकिन ये ट्रैक्टर चलता चलता अब हरियाणा में एंट्री करेगा और कुरुक्षेत्र में जाकर एंट्री करेगा। खास बात यह है कि राहुल गांधी की जो रैली है, ट्रैक्टर रैली, वो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के गृह क्षेत्र यानी करनाल में खत्म होगी। इसी मसले पर बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी की एंट्री होगी या नहीं होगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। राजीव जेटली हैं हमारे साथ, आपको बता दें प्रवक्ता हैं बीजेपी के। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ साथ हमारे साथ रमेश कुमार बामल रहेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, फोन पर रहे। जैसे ही वो लाइव जुड़ेंगे उनको भी हम चर्चा में शामिल करेंगे। विकास सीसर है, किसान लीडर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव जेटली जी से मेरा पहला सवाल। जेटली साहब, क्या राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली से डर गई है बीजेपी? खलबली मची हुई है हरियाणा बीजेपी के अंदर? शर्मा जी, बिल्कुल नहीं। मैं तो कहूंगा राहुल गांधी जी आए, ट्रैक्टर पे बैठ के आए, हवाई जहाज पे बैठ के आए, सोफे पे बैठ के आए, किसी और तरीके की कोई कंफर्टेबल सीट बनाई है तो उस पे बैठ के आए, लेकिन अपना हाथ में अपना मैनिफेस्टो भी लेकर के आए। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का है। उस ट्रैक्टर पे बैठते ही पहले अपना मैनिफेस्टो फाड़े, उसके बाद वो जनता को संबोधित करें। पहले अपना मैनिफेस्टो फाड़े, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो के अंदर जो बातें लिखी हैं वही बातें हमारी सरकार ने लागू की हैं। क्या किया हमने? आप लोगों को ठगा। हम झूठ बोलते हैं, हम मैनिफेस्टो बनाते हैं, झूठे मैनिफेस्टो बनाते हैं,
हम जो बात अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं, अगर वो बात कोई सरकार लागू कर देती है तो हमारा उसके लेकर के विरोध होता है, क्योंकि ये काम हमने करना था। अब भाई रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी जी से मैं दावा करता हूं शर्मा जी, आपके संवाददाता कोई भी रिपोर्टर सारे नेताओं को साइड करके ये जी बिल में जिनका आप विरोध कर रहे हैं जी, कितनी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आपके पास कोई जानकारी ठीक है जेटली साहब, आप ये ठीक है, आप सवाल उठा रहे हैं जेटली जी, आप सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जेटली जी आप फिर डर क्यों रहे हैं? आप अगर इतने अच्छे कर रहे हैं, इतना अच्छा कृषि कानून है, इन्होंने इतने काम खराब किए, किसानों के लिए इन्होंने कोई लड़ाई न लड़ी, तो फिर क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आपके गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि भाई एंट्री नहीं होने देंगे। हालांकि सीएम साहब कह रहे हैं कि एंट्री तो होने देंगे, लेकिन अगर झुंड लेकर आएंगे, समूह लेकर आएंगे, माहौल खराब करेंगे तो नहीं घुसने देंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर समझदार हो तो उसे कोई भी मोहल्ले में गली में आने से रोक नहीं सकता, तो उसको सम्मानजनक तरीके से आने भी देना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई बेवकूफी कर रहा हो, चंद लोगों के साथ मिलकर ये सोचता हो कि मैं किसानों के बीच में घुस करके कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाऊं, मैं ऐसा माहौल बनाऊं जिसमें कहीं ना कहीं कोई पुलिस के साथ किसानों का क्लैश हो जाए और मैं बीच में से निकलकर भाग जाऊं, इस तरीके के व्यक्ति से किसी को भी डर लगता है। वो किसान हितैषी नहीं है, वो किसानों को बरगलाने के लिए आ रहे हैं, चंद कार्यकर्ताओं के साथ आ रहे हैं, फॉर्मर मुख्यमंत्री के साथ आ रहे हैं, और कुछ कार्यकर्ता जो यहाँ पर राहुल गांधी जी को अपनी राय देते होंगे। मैं तो हैरान होता हूँ, अभी मैं ये देख रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो वायदे करते थे किसानों से, और वो वायदे जब वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को राहुल गांधी जी के सामने करने पड़ते थे, तो उस वक्त पे ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेता हूं। रमेश कुमार बामल जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश कुमार जी, आपसे मैं एक रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि जेटली साहब ने चर्चा की शुरुआत की और चर्चा की शुरुआत करते ही एक चुनावी घोषणा पत्र फाड़ा, वो कांग्रेस का था। वो इस पर जवाब चाहते हैं आपसे सर। और क्या राहुल गांधी की एंट्री हरियाणा में होगी, और क्या कांग्रेस की जो ट्रैक्टर रैली है, राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली है, वो हरियाणा में होकर रहेगी? देखो जी, जो रैली है वो तो डेमोक्रेसी है, वो तो एक अधिकार है, और वो एक राष्ट्रीय, एक वर्ल्ड फेमस नेता है। नंबर एक, भारतीय जनता पार्टी इतनी क्यों डरी हुई है ये आपके सामने है। कभी विज साहब स्टेटमेंट देते हैं कि हम घुसने नहीं देंगे, तो ये गुंडागर्दी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। एक हमारे राष्ट्रीय नेता को, एक वर्ल्ड फेमस नेता को, यदि वो किसानों के हक में खड़ा, किसी का शोषण हो रहा और उसके बारे में एक गृह मंत्री को इस तरह की स्टेटमेंट देना शोभा देता है। और फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि यदि वो झुंड बना के आएंगे तो हम उनको रोकेंगे। अरे भाई, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, किसी के खिलाफ कोई नाजायज काम होता है, तो वो एक रैली आती है, झुंड नहीं आते। पहले तो अपनी सीएम साहब को अपनी भाषा में सुधार करना चाहिए, गृह मंत्री को अपनी भाषा में सुधार करना चाहिए। ठीक है जी। तो रही बात रैली की, रैली होएगी। कांग्रेस एक पढ़े लिखे आदमियों का एक समूह है, वो जदपा और भाजपा और आरएसएस जैसे सिर फिरे वर्करों का नहीं है कि वो लाठीचार्ज करें। आपने देखा होगा कि अभी जब कुरुक्षेत्र में किसान आए थे, कोई किसी किसान ने किसी प्रकार का हो हुल्लड़ नहीं करा। नहीं, ठीक है बामन जी, आप कह रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली होगी और ट्रैक्टर रैली को कोई नहीं रोक सकता, वो ठीक है, लेकिन आपसे सवाल ये है कि जो यहाँ पर जेटली साहब जी सवाल उठा रहे हैं ना, जेटली साहब कह रहे हैं कि क्या वो अपना चुनावी घोषणा पत्र फाड़ेंगे? वो हमारे जो घोषणा पत्र है ना, जब स्टेज आएगी घोषणा पत्र की, वो सारी चीजें टाइम के हिसाब से होगी। ये बात है सिर्फ एक रैली की, एक प्रोटेस्ट की, किसानों की सपोर्ट में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान, मजदूर और गरीब तबके के साथ खड़ी रही है, वो किसी सरमाएदार के साथ नहीं रही है। जिस तरह हमारे हिंदुस्तान को 10 गिने मिने पूंजीपतियों को बेच दिया, कांग्रेस पार्टी इस तरह के काम नहीं करती। और इनको अपनी ठीक है बामन जी, मैं लौटूंगा और जेटली जी से इस बात का जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं विकास सीसर जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। किसान नेता है विकास जी, क्या लग रहा है ट्रैक्टर जो रैलियां हो रही हैं, इनसे किसानों का भला होगा, या जो सियासत हो रही है इससे कुछ भला आप देख रहे हैं, या वाकई में किसान तो इस तरह पिसता ही रहेगा? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने कहा
कि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र देखे, तो उससे मैं पहले ये पूछना चाहूंगा कि 2014 में मोदी ने लगभग 29 सभाओं में ये घोषणा करी थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा मैं। तो क्या मोदी जी ने इसको ये मान लिया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी इन्होंने? नहीं सीसर साहब, ये तो सभी कह रहे हैं। दूसरा ये है कह रहे हैं कि हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के सारे बिंदु डाल दिए। बीजेपी तो ये दावा कर रही है सर, और जेटली साहब से जवाब भी ले लेंगे इस पर हम। पहले बताइए। हाँ सीसर साहब कहिए, दूसरा कहिए। बीजेपी कैसे दावा करिए? C2+ के तहत लागू करनी थी, इन्होंने तो A2 भी नहीं लगाया पूरा। ये जो केवल स्वामीनाथन की ये जो दावे कर रहे हैं, ये केवल झूठ कर रहे हैं, झूठे दावे हैं। आप ये देखिए कि 2014 के अंदर जो धनखड़ जी प्रदर्शन करते थे, उसमें तो वो लागत दिखाते थे कि किसान के गेहूं के ऊपर 1400 रुपये लागत है, और अभी जो इन्होंने जो लागू कर दिया इसके ऊपर ये 1200 कुछ दिखा रहे हैं। या लागत आप ये बताइए कि घट गई या लागत बढ़ी है? ये कहीं न कहीं किसान के साथ धोखा किया जा रहा है बहुत बड़े लेवल पर। दूसरा बात ये है कि कांग्रेस जो ये रैली कर रही है, जो ट्रैक्टर रैली करी है, मुद्दा ये नहीं है कि इसको अंदर घुसने दें या न घुसने दें। मुद्दा ये होना चाहिए कि ये रैली आज क्यों जरूरत पड़ी राहुल गांधी को आने की, जबकि ये तो 6 जून को लागू हो चुके हैं। अध्यादेश तो जो जारी करे थे 6 जून से जारी करे थे। जब किसान अपनी लड़ाई लड़ने लगा, जब किसान ने सड़कों पर अपनी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी, तो ये राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसानों के बीच में किसान। बीजेपी तो यह दावा कर रही है, सरकार यह दावा कर रही है कि चंद किसान संगठन है, बाकी कांग्रेस के लोग हैं, यानी विपक्ष के लोग हैं, ये किसान नहीं है। किसान तो अपने फसलों में लगा हुआ है। ये सबसे बड़ी विडंबना है इस देश की, जो इस देश के किसान को इन्होंने पार्टियों ने अपने माँ बाप बन गए। तो ठीक है, ये पार्टियां नहीं रही। चलिए अच्छी बात है। आपने दोनों ही दलों पर सवाल उठाए कि आखिरकार जरूरत क्या पड़ गई। पहले जेटली साहब अभी जो सीसर साहब ने सवाल उठाया, पहले उस पर जवाब दे दीजिए, फिर बामल साहब की बात पर जवाब दीजिए। जेटली साहब, क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जो आपके अक्सर मैं देखता हूं डिबेट में या बड़े लीडर्स ये कहते हैं कि सारे बिंदु हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लागू कर दिए हैं, लेकिन सीसर साहब पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए सर। देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा, शायद मुझे लगता है कई बार हम ये इस बात की जानकारी नहीं रखते हैं। हमें कई बार ऐसा एहसास होता है कि स्वामीनाथन कोई व्यक्ति रहे होंगे जिनकी रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हो रही है। हम भूल जाते हैं कि स्वामीनाथन जी मौजूद हैं। स्वामीनाथन जी जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी वो स्वयं मौजूद है, और उन्होंने स्वयं टिप्पणी करी है अपनी रिपोर्ट के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वामीनाथन के दिए हुए सुझावों को कैसे लागू किया है। तो कम से कम जो खुद अपनी तरफ से इस बात को एडमिट कर रहे हो कि मेरे दिए हुए सुझावों को बहुत बेहतर तरीके से किसी ने लागू किया है, तो वो मोदी सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है आप स्वामीनाथन जी को चुनौती मत दीजिए, अगर उनके अपने शब्द हैं, क्योंकि उन्हीं का सहारा लेके आप कह रहे हैं कि उनके बताए हुए सुझावों को लागू करना चाहिए। और जब उन्हीं की बात आती है, उन्हीं की स्टेटमेंट और उन्हीं के ट्वीट और उन्हीं की अखबारों के अंदर प्रॉपर आर्टिकल आते हैं, तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। स्वामीनाथन जी ने जो बातें कही हैं वो बातें भारतीय जनता पार्टी ने लागू करी है। दूसरी बात, आप ये बताइए कि बिल के अंदर 3 बिल है। बिल के अंदर एसेंशियल कमोडिटी बिल है। बिल में हमने वो प्रावधान किए हैं जिस प्रावधान के तहत जिसकी मांग किसान ही करता आ रहा था। बताइए, अगर आज हमारे किसान साथी यहाँ बैठे, अगर इस बात से मना कर दें कि मुझे स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मैं अपनी फसल कहीं पे भी बेच सकूं, क्या स्वतंत्रता की मांग नहीं होती थी? क्या इस बात की मांग नहीं होती थी कि मेरे फसल का उचित मूल्य मुझे मिलना चाहिए? अगर मैं हॉर्टिकल्चर के अंदर भी जाता हूं तो मेरे को खरीदार मिलना चाहिए। क्या इस बात की मांग नहीं होती थी? क्या इस बात की मांग नहीं होती थी कि हम जब ये कहते थे दूसरे प्रदेशों से फसल हमारे प्रदेश में आती है और उसके बाद जब उसकी खरीद होती है तो हमारे प्रदेश का किसान उसे घोटाला कहता था कि नहीं कहता था? राजीव जेटली जी, इतने बिंदु हैं जिनको आप गिना रहे हैं, लेकिन सर फिर प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? क्यों फिर आप किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम किसानों को समझाने में बिल्कुल नाकामयाब नहीं रहे। मैं बिल्कुल मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी हो सकता है, तो क्या वो कृषि से नहीं जुड़ा हुआ है? अगर वो कृषि से जुड़ा है तो उसके 2 काम हो जाते हैं कि वो बिल का विरोध भी कर रहा है, साथ साथ में उसका राजनीतिक सर्वाइवल भी होता है। वो अधिकार सबके पास है, राजनीति सबको करनी है।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कृषि से जुड़े होंगे, लेकिन वो किसान, जिस किसान को इसकी जरूरत थी, शायद वो किसी राजनीतिक पार्टी से ना जुड़ा हो, ये विरोध उसकी तरफ से नहीं आ रहा है। ज्यादा विरोध जो आता है वो कहां से आ रहा है? लेकिन ज्यादा विरोध अगर आप देखेंगे, उस भीड़ के अंदर भी देखेंगे, तो मैं कहता हूं कि हम आड़तियों के भी साथ हैं, लेकिन फिर भी ये बड़ी तादाद में आड़ती आपको नजर आएंगे। बड़ी तादाद में आपको वो लोग नजर आएंगे जो लोग कहीं ना कहीं मिडिल मैन का रोल प्ले करते थे बीच में। हम कहते हैं कि उनको करना चाहिए, उनका भी व्यवसाय है, लेकिन किसान को उचित मूल्य ना। ठीक है, ठीक है। रमेश कुमार बामल जी, विकास सीसर ने एक बड़ी बेहतरीन बात उठाई। ये सवाल ये है कि सर, तब से कहां सो रहे थे राहुल गांधी, अब क्यों जागे? जब किसान संगठन, जब लोग सड़कों पर उतर गए, तब कूद गए आप। झूठ, देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं ब्रदर, पब्लिक जानती है, आप सब मीडिया जानता है। नहीं सर, राज्यसभा के अंदर कांग्रेस के किसी भी सांसद ने विरोध नहीं किया और दूसरे दलों के सांसद नजर आए थे। सब ने इसका पहले दिन से, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, पहले दिन से किसान विरोध कर रहे हैं। और जब इन्होंने ये इतने हमने एजिटेशन किए हैं, ब्लॉक वाइज किए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज किए हैं, स्टेट लेवल पे किए हैं, और इसके बाद बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको आगाह किया है, और बिना संसद में डिस्कस किए इन्होंने बिल पास किए हैं कोरोना की आड़ में। आप देखिए, ये अपनी बात फिर छुपा रहे हैं, आपके सामने झूठ बोल रहे हैं कि कोरोना की आड़ में आप बिल पास कर रहे हो, और फिर जब किसान एजिटेशन करते हैं तो फिर आप झूठ बोलते हो कि भी वो गलत कर रहे थे, वो सेल्फ डिफेंस में करे गए थे। पहले सीएम साहब कहते हैं कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर लो, आपके कोरोना की आड़ में बिल लेके आते हो और फिर कहते हो पहले क्यों नहीं एजिटेशन किया। 21 सितंबर से इन्होंने लॉकडाउन जो ओपन किया है, उसके बाद हमारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो हम बैठ रहे। पहले हम एक विदिन लिमिट थे जो हमारा प्रोटेस्ट करते थे, 5-7 आदमी, एक जो हम इसमें प्रिकॉशन लेते थे एज पर दी कोविड डायरेक्शन। अब जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, हमारे राज्य का सीएम। रमेश कुमार बामल साहब, दोहरा मापदंड मत अपनाइए ना। आप एक तरफ कह रहे हैं, नहीं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि कोरोना काल में इन लोगों ने ये बिल ले आए, और एक तरफ आप क्या कर रहे हैं, इतनी भीड़ चल रही है आपकी, आप कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पंजाब में देखिए, आज पंजाब में कितना बुरा हाल है। रैलियों में, आपकी रैलियों में कोई मास्क लगाकर नहीं आ रहा है, और एक के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ है रैली के अंदर। तो सर, आप किसकी दुहाई दे रहे हैं आप? हमने 21 तारीख तक, जब तक लॉकडाउन था, जब तक अनलॉकडाउन, जब सारी कंप्लाई हो गए, उसके बाद हमारे एजिटेशन शुरू हुए, और एजिटेशन भी तब हुए जब इन्होंने बात नहीं सुनी और उसको कानूनी रूप दे दिया है। और अभी आपके सामने बोल रहे हैं कि आर्टिकल 33 में हम किसानों को रिलीफ दे देंगे। ठीक है, जेटली जवाब दीजिए, बामल जी के सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, हम इतने यही बात कह रहे हैं कि आप क्यों लेके आ रहे हो, एक नया ले आए इनको, और एमएसपी और मार्केट की कंटिन्यू रहेगी, एक जो बुनियादी ढांचा बनाया। ठीक है बामल जी, होगी आपकी बात, बामल जी हो गई आपकी बात। जेटली जी, देखिए, मुझे तो इनकी बात में कहीं गंभीरता नजर नहीं आ रही। जो प्रश्न हमने उठाए थे उसके जवाब अभी तक एक भी जवाब इन्होंने नहीं दिया, लेकिन मैं इनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। ये इनको भी राजनीति करनी है। राहुल गांधी जी अगर इन्हें देखेंगे तो कोई पद देंगे, हो सकता है आगे भविष्य के अंदर इनको अपनी राजनीतिक पार्टी में थोड़ी महत्वपूर्ण जगह मिल जाए। लेकिन अगर 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 किसी बिंदु पे जवाब दे, अगर किसी क्या शोर मचा रहे हैं भाई साहब, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ। मेरे सामने चिल्लाएंगे तो मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा आपको। मेरे सामने मत चलाइए, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ। राहुल गांधी जी के सामने शोर मचाइएगा, कुछ मिलेगा आपको वहां पर। मेरे सामने शोर मचाने का कोई फायदा नहीं होगा। सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, आपको समझा रहा हूँ। आप मेरे सामने कितना भी बोलेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं दूसरी बात बोल रहा था। अब मैं ये तो बताइए, अरे चले जा रहे हैं आप। अरे अपनी एनर्जी बचा के रखिए, एनर्जी बचा के रखिए। जब सोफे पे बैठ के आएंगे अभी तो आपको चाहिए थोड़ा सा। सारी एनर्जी मेरे साथ ही गवा देंगे तो वहाँ क्या करेंगे फिर? क्या चाहते हैं आप? क्या चाह रहे हैं आप? मुझे ये तो बताइए। चलिए बताइए। अब बताइए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। बताइए, एपीएमसी कानून आपने हटाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में डाला, फ्री मार्केट की बात अपने मैनिफेस्टो में डाली,
और अगर डाली और वही बिल पास हो गया तो आपको किस बात के ऊपर आपत्ति है बताइए? आप तीनों बिलों का विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताइए? तीनों बिलों का विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और कर रहे हैं तो आपने झूठे मैनिफेस्टो क्यों बनाए थे? इसका जवाब दीजिए। जब पूछेगा राहुल गांधी से, जब राहुल गांधी आएंगे तो पूछे आपके पास बोलने के लिए पोजीशन पे लाके खड़ा करते हैं, हमें बोलते भी नहीं बनती। आप पहले मैनिफेस्टो ऐसा मत बनाते, आज हमें जवाब देना पड़ता है कि हमारे झूठे मैनिफेस्टो थे, और अगर वो मैनिफेस्टो के अंदर सच्चाई थी तो हमने इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अब राहुल गांधी से पूछिएगा इस बात के बारे में, जवाब मांगिएगा उनसे, ट्रैक्टर के आगे लेट जाइएगा। पूछिए कि लोगों को झूठ बोलना छोड़िए। पहले आप लोगों को पहला कर्तव्य, अगर इस प्रदेश के किसान के साथ आप प्रधानमंत्री जैसा इंसाफी नहीं करना चाहते तो ट्रैक्टर के आगे लगिएगा। ठीक है बामल जी, ठीक है बामल जी, जेटली जी मैं आऊंगा। विकास सीसर जी से एक सवाल और ले लेता हूँ। विकास सीसर जी, एक बड़ा सवाल है, आपको नहीं लग रहा है कि पूरी सियासत हो रही है, चाहे बीजेपी कर रही है या कांग्रेस कर रही है? क्योंकि किसानों की बात कोई नहीं कर रहा, सिर्फ अपने वोट बैंक, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव है, वहां असली लड़ाई है। और कहीं ना कहीं जब सरकार सर ये कह रही है सीसर जी कि देखिए ना तो एमएसपी खत्म होगी, ना मंडी खत्म हो रही है, ना आड़ती खत्म हो रहे हैं, और अब तो धान भी खरीदा जा रहा है, तो उसमें तस्वीर साफ भी हो जाएगी एमएसपी को लेकर। फिर किसानों को कंफ्यूजन है क्या? कैसे हो जाएगी? देखिए बामल जी, आऊंगा मैं, आपसे बात करूंगा बामल जी। ठीक बिल्कुल है, स्पष्ट शब्दों में आपको बताया। हाँ विकास सीसर जी, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपको बताया कि दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है और चाहे बीजेपी है, पहले तो मैं बीजेपी का जो साथी है ये कह रहा था कि शायद जानकारी ना हो, अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट इन्होंने लागू कर दी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट क्यों दिया केंद्र सरकार ने? दूसरा ये है, अगर कांग्रेस वास्तव में ही किसान की तेजी थी तो 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो चुकी होती। आप जो है सीधा मतलब ये है कि ये जो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां हैं किसान को केवल भ्रमित कर रही हैं और लगातार कई सालों से लूटती आ रही हैं। और अब किसान ने डिसाइड कर लिया है कि आने वाले समय में ना ही किसान कांग्रेस को देखेगा, ना ही किसान बीजेपी को देखेगा, क्योंकि दोनों की सत्ता को किसान देख चुका है। हम 2014 में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे तो ये बीजेपी का नाम लेते थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आज हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आज ये नाम ले रहे हैं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। सर जी, भ्रम क्या है? कहने का मतलब ये है कि दोनों के दोनों चोर हैं। सर एमएसपी, मंडी, आड़ती, जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई नहीं होगा ये सब खत्म, फिर किसानों को भ्रम क्यों? देश के प्रधानमंत्री ने ही 29 सभा में कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, तो कैसे विश्वास करे किसान? और जब इनको आपत्ति क्या है कि अब अगर आपने 3 अध्यादेश लागू कर दिए तो साथ में एक कानून और एक अध्यादेश और लेके आओ कि एमएसपी पे अगर खरीद नहीं होगी तो उसके खिलाफ 5 साल की सजा का प्रावधान किया जाए। तो इनको इस बात में दिक्कत क्या? जब ये कह रहे हैं कि हमने देनी है, और तो देने में दिक्कत क्या है? अभी तो बाद में तो देंगे या नहीं देंगे। आप पिछले आंकड़े उठा के देख लो, कपास आज भी 3800 रुपये बिक रही है, बाजरा आज भी 1200 रुपये बिक रहा है, धान आज भी 1200 रुपये बिक रहा है। ये देंगे कब? क्यों आज भी 1550 रुपये बिक रहा है। रमेश कुमार बामल जी, क्या आप किसानों को भ्रमित कर रहे हैं जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई एमएसपी खत्म नहीं होगी, और फिर बावजूद उसके आपकी ट्रैक्टर यात्रा पंजाब में आप जगह जगह घूम रहे हैं, क्योंकि पंजाब में 2022 में चुनाव है, फिर यहाँ बड़ौदा उपचुनाव होने जा रहा है। देखो आप देखिए, जिस देश का प्रधानमंत्री ये साबित हो गया हो कि वो झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा मैं 2 लाख करोड़ नौकरियां दूंगा, रादर के इसने 2 लाख करोड़ बेरोजगार कर दिए। इन्होंने कहा मैं काला धन वापिस लेके आऊंगा, मेरे को नोटबंदी कर दी इन्होंने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया, कोई काला धन नहीं वापिस आया। तो आप इनको देखिए कि मेरे को जीएसटी लागू करने दो, मेरी अर्थव्यवस्था, इसने अर्थव्यवस्था को डुबो दिया। और 8,500 करोड़ का जहाज लेके आ रहे हैं अपनी यात्रा के लिए, जब देश की अर्थव्यवस्था डूबी हुई है। हमें कहते हैं कि राहुल जी गद्दे पे बैठ के आए। अरे ट्रैक्टर पर कोई बैठ के आएगा तो आपको एक गद्दा रखने में तकलीफ होगी। 8 लाख 5,000 करोड़ 8,500 करोड़ का एरोप्लेन ले रहे बैठने के लिए, जब देश तराई कर रहा है। और हम कहते हैं कि आप चौथा कानून लेके आए और आप एमएसपी की गारंटी दे दें और जो मंडी व्यवस्था कंटिन्यू रहेगी तो कोई एजिटेशन ही नहीं। आप चौथा बिल क्यों नहीं लेके आते? कौन खरीदेगा उसको? किसान बैठा है, कोई खरीद ही नहीं रहा उसको एमएसपी पे। अब जो
जीरी की जो खरीद थी वो 1 सितंबर से शुरू होती है, इससे क्या नाम है 1 सितंबर से होती थी। अब तो कहाँ तक डिले किया, इनकी क्या कोशिश थी कि ये बिल बना के और अपने आदमियों को, जो गिने चुने आदमी है उनके ठीक है जेटली जी जवाब दीजिएगा क्योंकि हम डिबेट के आखिरी पड़ाव पर है। मैं एक छोटा सा आग्रह करूंगा, राहुल गांधी जी जिस प्रदेश से आ रहे हैं, पंजाब से, पंजाब के अंदर जो फसलें होती हैं, बहुत सारी ऐसी फसलें जो हरियाणा में एमएसपी पे खरीदी जाती है। एक वायदा करके आ जाएं कि जो फसल हरियाणा में एमएसपी पे खरीदी जाती है उस फसल को पंजाब में भी एमएसपी पे खरीदा जाएगा। केवल इतना वायदा करके आ जाए। बोलिए बामल जी, बोलिए बामल जी, जवाब दीजिए। सर ये कर ही नहीं रहे, इनकी कोई तसल्ली नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि हम तो वायदा करेंगे और देंगे। और अरे नहीं भैया, अभी तुम्हारी सरकार है वहाँ पे, बताइए ना, आपकी सरकार है वहाँ पे, बताइए आप एमएसपी में जो फसल हरियाणा खरीदती है क्या पंजाब खरीदने के लिए तैयार है? बताइए। अरे बिल्कुल, मैंने इसलिए राहुल गांधी को ट्रैक्टर में आगे लेटिएगा। आप बोलिए, मैं अपने प्रदेश से प्यार करता हूँ, मैं पंजाब की तरह अपने प्रदेश को नहीं बनाना चाहता। ट्रैक्टर के आगे लेटिएगा वहां जाकर। हरियाणा के किसानों से आपको थोड़ा सा भी लगाव है। चलिए, लगातार दर्शक हमारे देख रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी की एंट्री हो रही है हरियाणा में और हरियाणा के रण में कहीं ना कहीं सियासत हो रही है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, जेटली जी आपका भी, सीसर जी आपका भी, और रमेश कुमार बामल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन देखिए, क्योंकि रणभूमि में ये रण हो रहा है और रण इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी आ रहे हैं। बीजेपी में खलबली तो है क्योंकि उनका ही विरोध होगा, उनके ही प्रदेश में उनकी ही सरकार है और इसलिए पूरी तरह ये सियासत गरमाई हुई है। तो रणभूमि में बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।